नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की। भारत और पाकिस्तान को संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के एक ही ग्रुप में रखा गया है। दोनों टीमें 5 साल बाद T20 आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच आखिरी T20 मुकाबला 19 मार्च 2016 को हुआ था। तब ICC T20 वर्ल्ड कप के इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। जयपुर में बेरोजगार युवकों को बड़ी बड़ी नौकरी के सपने दिखाकर ठगा जा रहा है। जयपुर पुलिस ने ऐसे ही 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। ये जयपुर में 3000 से ज़्यादा युवकों से 80 लाख की ठगी कर चुके हैं। नौकरी के विज्ञापन देकर युवकों को झांसे में लेते हैं, इसके बाद उनसे लाखों रुपए हड़प लेते हैं। राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस ने पिछले 2.5 साल के दौरान सड़क पर उतर करके धरने प्रदर्शन करने और विरोध सभाओं के मामलों में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी ने विपक्ष में रहकर जितने प्रदर्शन नहीं किए उससे कई गुना कांग्रेस ने पिछले 2.5 साल में सत्ता में रहते किए हैं। 2.5 साल में ऐसा 6 बार हुआ जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मंत्री विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ने से जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार को फायदा हो रहा है, तो वहीं जनता हर दिन महंगाई के बोझ तले दब रही है। कोरोना काल में पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई टैक्स की दरें में अब भी जनता की मार मर रही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने रसोई गैस पर दी जा रही सब्सिडी को बंद कर दिया। कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी तरह के धार्मिक आयोजनों, जुलूस, मेला, शोभा यात्रा व अन्य भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। सावन में आने वाली कावड़ यात्रा भी प्रतिबंधित रहेगी और 21 जुलाई को ईद उल जुहा पर सार्वजनिक नमाज और सार्वजनिक इबादत पर भी रोक लगा दी है। गृह विभाग ने इसे लेकर के नई गाइडलाइन जारी कर दी। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। खबर अजमेर से सामने आ रही है, जहां पर अजमेर डिस्कॉम की कार्रवाई देखने को मिली है। अल सुबह बिजली चोरों की धरपकड़ हुई है। 4.5 से ज़्यादा अफसर मैदान में, तो वहीं MD VS पार्टी ने जान दिया। नागौर में 8 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त कर सैकड़ों परिसरों में चल रही है जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि देश के अंदर लगातार कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे थे और इसी के देखते हुए देश के अंदर टीकाकरण अभियान को शुरू किया गया था। यह टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से किया गया था, जिसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया था कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम 30 करोड़ जनता को कोरोना वैक्सीन की डोज लगा देंगे। और कल आप सभी को बता दूं कि यानी कि कल 16 जुलाई को यह 6 महीने पूरे हो गए हैं। और अगर हम आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आंकड़ों के अंतर्गत 40 करोड़ लोगों का टीकाकरण पूरा हो चुका है। जी हाँ, 30 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 40 करोड़ का टीकाकरण हो चुका है और यह पूरे देश की जनता के लिए एक अच्छी बात है। वहीं साथ ही आप सभी से बात करूं तो इसके अंतर्गत अब जो यूपी है उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा टीकाकरण किया गया है और वहां पर 3.2 करोड़ टीकाकरण अभी तक पूरा किया जा चुका है। तो वहीं महाराष्ट्र के अंदर 2.9 करोड़ और राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा और राजस्थान के अंदर 2.23 करोड़ टीकाकरण अभियान हो चुके हैं। तो वहीं गुजरात के अंदर 2.21 करोड़ अभी तक लोगों को टीके लग चुके हैं। और आने वाले समय में जल्द से जल्द सभी जनता के लिए टीकाकरण की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है कि जल्द से जल्द उन सभी के लिए टीके लगा दिए जाएं। साथ ही आप सभी को बता दूं कि 12 साल से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए वैक्सीन को लेकर के लगातार असमंजस बना हुआ है कि उनका वैक्सीनेशन आखिरकार किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसी को लेकर के हाईकोर्ट ने अपने केंद्र सरकार को कहा है कि जल्द से जल्द इसकी नीति तैयार की जाए। और जो ट्रायल चल रहा है, जी हाँ, जो 12 साल से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो वैक्सीन है उसका ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल को भी लगभग अब पूरा किया जा चुका है और जल्द से जल्द 12 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा सकती है। और इसी बीच बड़ी खबर तो ये सामने आ रही है कि 11 साल की बच्ची ने PIL दाखिल की है और कहा है कि हमें ज्यादा खतरा है और हमें
जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होना चाहिए ताकि हम भी कोरोना महामारी से निजात मिल सके। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर लगातार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इन छेड़छाड़ करने वाले एरियो को अब चिन्हित कर लिया गया है। लगभग 250 राजस्थान के अंदर ऐसे हॉटस्पॉट बने हुए हैं। जी हाँ, राजस्थान की राजधानी में ही, राजस्थान में नहीं, राजस्थान की राजधानी में ऐसे 250 हॉटस्पॉट बने हुए हैं जहां पर महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ की जाती है और उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। और ऐसी जगहों के लिए अब सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि 1090, 100 और 112 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याएं बता सकते हैं और निर्भया स्क्वाड वहां पर पहुंच जाएगी और वह यूनिफॉर्म में भी हो सकती है और कैजुअल ड्रेस में भी हो सकती है और इसी के आधार पर आप सभी वहां पे फोटो खींच करके उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऐसी सुविधाएं अब सरकार ने निकाली है जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। साथ ही आप सभी को कोरोना से अवगत करवा रहा हूं तो कोरोना के आंकड़ों के बारे में जरूर अवगत करवाऊंगा, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर कल 35 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसके अंतर्गत लगातार 10 से ज्यादा केस आ रहे थे, वहां कल यह आंकड़ा नीचे आ गया है और 7 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वहीं हम राजस्थान के अंदर एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केस अभी भी 503 राजस्थान के अंदर मौजूद बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आईआरएस शशांक यादव की गाड़ी से 16,32,000 रुपए बरामद किए गए। यहाँ बड़ी खबर हम आपको तक बता रहे हैं कि आईआरएस शशांक यादव की गाड़ी से 16,32,000 रुपए बरामद किए गए। अफीम फैक्ट्री नीमच का महाप्रबंधक है शशांक यादव, तो वहीं मिठाई की डिपो से बरामद हुई राशि ने आकस्मिक चेकिंग के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वहीं एसीपी एएसपी ठाकुर चंद्रशील ने दिया कार्रवाई को अंजाम। अफीम काश्तकारों से क्वालिटी के पास के नाम से वसूल करता था रकम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज़ 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी। सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा भी प्रतिबंधित रहेगी। तो 21 जुलाई को ईद उल जुहा पर सार्वजनिक नमाज और सार्वजनिक इबादत पर भी रोक लगा दी है। गृह विभाग ने इसे लेकर के नई गाइडलाइंस जारी कर दी और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक 17 जुलाई से ही लागू होगी और प्रसिद्ध धार्मिक मेले भी नहीं लगेंगे। देश में कोरोना के केस में 2 दिन पहले हुई बढ़ोतरी के बाद अब इसमें फिर गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 38,109 नए संक्रमित मिले, 43,869 मरीज ठीक हो गए और 560 की मौत भी हो गई। यह लगातार 9वां दिन था जब 45,000 से कम केस सामने आए हैं और पहले 7 जुलाई को 45,701 केस सामने आए थे। जयपुर में बेरोजगार युवकों को बड़ी बड़ी नौकरी के सपने दिखाकर ठगा जा रहा है। जयपुर पुलिस ने ऐसे ही 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया और ये जयपुर में 3,000 से ज़्यादा युवकों से 80 लाख की ठगी कर चुके हैं और नौकरी के विज्ञापन देकर युवकों को झांसे में लेते थे। इसके बाद उनसे लाखों रुपए हड़प लेते थे। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ठगों ने मर चुके अपने चाचा के नाम से बैंक में खाते खुलवा रखे थे और चाचा के नाम से ऐड देकर ठगी करते थे। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली के शमशान घाट में जलती बेतहाशा लाशों की एक तस्वीर ने देश की असली तस्वीर को सबक के सामने रख दिया है। लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में एक बेड में ऑक्सीजन लगाए 2 लोगों की एक दूसरी तस्वीर ने कोरोना काल में इलाज के लिए जूझ रहे लोगों को संकट को हूबहू कैमरे में कैद कर दिया और इन तस्वीरों ने सरकार को हिलाकर रख दिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह की पहली झलक गुरुवार को जारी की गई थी। इस फिल्म में सिद्धार्थ कैप्टन विक्रम बन्ना के साथ में रोल में हैं। मिशन मजनू में वो ऑलरेडी रॉ एजेंट बने हैं जो पाकिस्तान में रहता है और इन दोनों में उनका रोल गंभीर युवक का है, मगर वो अपनी एक और अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड में अलग रोल में नजर आने वाले हैं।
फिल्म से जुड़े सूत्रों ने वह खास जानकारी देकर के हमें शेयर की। पॉपुलर गेम रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का प्रोमो अब फैंस शॉर्ट फिल्म के अंदाज में देख पाएंगे। फिल्म मेकर नितेश तिवारी, जो इस शो के लेखक और निर्देशक हैं, वो पहली बार एक लॉग फॉर्मेट में शॉर्ट फिल्म बनाएंगे जिसे 3 हिस्सों में दिखाया जाएगा। इन शॉर्ट फिल्म्स का टाइटल सम्मान होगा। शो के मेकर्स इन फिल्मों को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करेंगे। भारत और पाकिस्तान को संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के एक ही ग्रुप में रखा है। दोनों टीमें 5 साल बाद T20 में सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच आखिरी T20 मुकाबला 19 मार्च 2016 को हुआ था। तब ICC T20 वर्ल्ड कप के इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। इस साल दिवाली 4 नवंबर को है। वहीं T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 17 अक्टूबर से हो रही है। 25 अक्टूबर के बाद सुपर 12 मुकाबले खेले जा सकते हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। यहाँ बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुँचा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हो चुकी है। डीजल के दामों में आज बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आज पेट्रोल 31 पैसे महंगा हुआ। जयपुर में पेट्रोल 108.71 रुपये प्रति लीटर, तो वहीं डीजल जयपुर के अंदर 99.2 रुपये प्रति लीटर बिक रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा व सांसद सुनीता दुग्गल के घेराव मामले में गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग करते हुए किसानों द्वारा शनिवार को सिरसा में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े नेता आएंगे। महापंचायत का आयोजन 11 बजे शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। किसानों की मांग है कि अगर गिरफ्तार किसान खैरपुर वासी साहब सिंह, फग्गू वासी बलकार सिंह, निक्का सिंह, बलकार सिंह व रंगावासी दलजीत को रिहा नहीं किया गया तो एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। हालात को काबू करने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं रिजर्व फोर्स की 25 कंपनियों को तैनात किया गया है। अगर किसानों के साथ समझौते की बात सिरे नहीं चढ़ती तो प्रशासन ने किसानों को एसपी ऑफिस तक पहुंचने से रोकने के लिए बरनाला रोड पर नाकेबंदी कर दी। इसके अलावा वाटर कैनन व ब्रज वाहनों को भी तैनात किया गया है। 11 जुलाई को किसानों ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में आयोजित भाजपा कार्यक्रम का विरोध किया था। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद किसानों और पुलिस के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए थे और इसी बीच हुई पत्थरबाजी में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी का शीशा टूट गया था। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए तय नियमों में संशोधन किया है। निगम ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 2 करोड़ एकड़ से ज़्यादा ज़मीन की शर्त हटा दी। अब वे किसान भी ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके हिस्से में 2 एकड़ से कम ज़मीन आती है। नियम में बदलाव करने से उन किसानों को ज़्यादा फायदा होगा जो छोटी जोत में सब्जी या फलों का पैदावार करते हैं। ज़्यादा पानी की ज़रूरत होने के बावजूद पुराने नियम चलने के किसानों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा वे किसान परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास 5 से 6 एकड़ ज़मीन है, लेकिन हिस्सेदार ज़्यादा होने के कारण एक खेत में 2 एकड़ ज़मीन की शर्त पूरी नहीं हो रही थी। नए ट्यूबवेल कनेक्शन के अलावा जिन किसानों ने पहले कनेक्शन अप्लाई किया हुआ है और इन दौरान किसानों की मौत हो जाती है तो उससे कानूनी वारिस के नाम पर कनेक्शन जारी किया जाएगा। वहीं डिवीज़न 2 के कार्यकारी अभियंता रविंद्र काली रामणा ने बताया कि छोटे किसानों को योजना का लाभ देने के लिए ज़मीन की शर्त में संशोधन किया गया। हरियाणा की रेवाड़ी जिले की आधी आबादी वैक्सीनेशन में कवर होने वाली है क्योंकि 8 लाख में से 3,76,735 लोगों को डोज लग चुकी है। दिलचस्प बात तो यह है कि कोवैक्सीन से ज़्यादा कोविशील्ड की डिमांड है। यही कारण है कि 7 माह में कोवैक्सीन को अभी तक सिर्फ 39,905 डोज लग पाई, जबकि कोविशील्ड की 3,36,830 लोगों को डोज लग चुकी है। इससे महिलाएं अभी भी काफ़ी पीछे हैं क्योंकि पुरुषों को डोज लगने का आंकड़ा 2,12,036 पर पहुंच चुका है। महिलाएं 1,64,641 पर पहुंची और शुक्रवार को भी जिले में 3,917 लोगों को डोज लगी। इसमें दूसरी डोज 2,052 व पहली डोज 1,865 लोगों को लगी। पानीपत में कोरोना वैक्सीनेशन ज़रूरत के अनुसार रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा। इसका सबसे बड़ा कारण वैक्सीन की किल्लत है, जिस वजह से स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या नहीं बढ़ा पा रहा।
हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में डोज उपलब्ध हैं। अभी तक पानीपत के कुल 35.43% लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है, जबकि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए 70% आबादी का वैक्सीनेशन जरूरी है और पानीपत में शनिवार को वैक्सीनेशन के लिए कुल 16 सेंटर बनाए गए हैं। WHO के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले किसी जिले और शहर के 70% लाभार्थियों को वैक्सीनेट करके तीसरी लहर से बचाया जा सकता है। हालांकि वैक्सीन की कमी के चलते पानीपत में वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जिस कारण लोगों को कोरोना की तीसरी लहर की चिंता सताने लगी। हिसार के गांव मुगलपुरा के पूर्व सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व सरपंच पर 20 लाख रुपए से ज्यादा की सरकारी ग्रांट को खुर्द-बुर्द करने और पंचायती कार्यों में फर्जीवाड़े के आरोप हैं। पुलिस ने पूर्व सरपंच को कोर्ट में पेश करके 2 दिन के रिमांड पर लिया है। इस मामले में ग्राम सचिव अभी फरार है और गांव मुगलपुरा के शैलेंद्र सिंह ने वर्ष 2017 में तत्कालीन सरपंच सुरेश व ग्राम सचिव राजेंद्र व पंचायती कार्यों में फर्जीवाड़े के आरोप लगा करके जिला प्रशासन से शिकायत की थी। प्रशासन ने मामले की जांच DDPO को सौंपी। जांच में दोषी पाए जाने के बाद सरपंच और ग्राम सचिव के खिलाफ 18 अगस्त 2018 को थाना उकलाना में केस दर्ज किया गया। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सेडवा के अंदर मृतकों के बैंक खाते खोल करके लेन देन करने वाले बैंक BC संचालक सुरेश कुमार शर्मा की हाईकोर्ट से जमानत खारिज कर दी है। वही खबर भीलवाड़ा से सामने आ रही है, जहां पर 2 दिन से लापता युवक का शव कुएं के अंदर पड़ा हुआ मिला है और पुलिस ने उसे बाहर निकाल करके मोर्चरी में भी रखवा लिया है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार उसकी किस रूप में शिनाख्त की गई। जहाजपुर थाना क्षेत्र के बिंदिया भाटा गांव से 2 दिन पहले से लापता युवक दीपक पिता शैतान मीणा उम्र 21 साल का आज कुएं में तैरता हुआ शव मिला है। वहीं जहाजपुर थानाधिकारी हरीश सागला ने बताया कि घाटी का बड़ा गांव के पास कालू लुहार के खेत के कुएं में दीपक मीणा पिता शैतान मीणा निवासी बिंदिया भाटा का शव तैरता हुआ मिला है। वहीं परिजनों से जानकारी करने पर पता चला कि 2 दिन पूर्व दीपक अपने घर से खाना खा करके निकला, जो देर रात तक घर नहीं पहुंचा। घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने दीपक की तलाश शुरू की और तलाश करते परिजन घाटी का बाड़ा गांव के ही पास स्थित एक खेत में कुएं पर पहुंचे, जहां कुएं में एक शव तैरता हुआ नजर आया। परिजनों की सूचना पर थाने के इस इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह में जाब्ते के साथ पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया और शव को जहाजपुर चिकित्सालय लाया गया। पुलिस ने मृतक युवक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर उक्त मामले की जांच शुरू कर दी। परिवादी शैतान मीणा निवासी बिंदिया भाटा ने थाने को रिपोर्ट दी कि उसका पुत्र दीपक मीणा, जिसकी उम्र 24 साल है, वो दिनांक 14 तारीख को शाम को 8 बजे घर से खाना खा के निकला था, जो घर से वापस नहीं आया। जिस संबंध में थाने में हमने गुमशुदगी दर्ज करके उसकी तलाश जारी कर रहे थे और उसकी मोबाइल वगैरह जो है स्विच ऑफ था और उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल हमने मंगवाई, जो अभी प्राप्त करनी शेष है। इसी दौरान तलाश के दौरान गाँव वालों से पता पड़ा कि भाई बिंदिया भाटा में ही एक गाँव के पास में लोहार का कोई कुआं है, उसके अंदर उसकी बॉडी पड़ी है, जिसको हमने बाहर निकलवाया है और मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम जारी है। आइंदा प्रार्थी द्वारा जैसी रिपोर्ट दी जाएगी वैसी कानूनी कार्रवाई अमल में। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर रामगढ़ बछवाड़ा में विशाल निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर है। 18 जुलाई रविवार को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर लगेगा चिकित्सा परामर्श शिविर। JNU मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के द्वारा लगाया जा रहा है मेडिकल शिविर। तो वहीं निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ECG जांच की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। सरपंच घनश्याम खटीक ने बताया कि प्रमुख रोग विशेषज्ञों की टीम शिविर में उपचार करेगी और सरपंच घनश्याम खटीक की पहल का JNU मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने आभार भी जताया। वहीं चिकित्सा परामर्श उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सरपंच घनश्याम खटीक ने अधिक से अधिक लोगों से आग्रह भी किया।
खबर 12 जिले से सामने आ रही है, जहां पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गर्ग के ऊपर पीड़ित ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। आखिरकार ये जमीन हड़पने का आरोप क्या कुछ कह रहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। व्यक्ति को उच्च पद और रुपए इस कदर तक बेईमान बना देते हैं जिसको आगे पीछे भला बुरा कुछ नहीं सूझता। केवल असहाय व गरीब लोगों पर अपना प्रभाव बनाना, दूसरों की बेशकीमती जमीनों को हड़पना। ऐसे ही एक मामला भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग का सामने आया है, जिसने फर्जी तरीके से अपने परिजनों के साथ मिलकर के 12 निवासी एक पीड़ित की जमीन को हड़पने की कोशिश की है। यह बात श्रीजी चौक 12 निवासी राजेंद्र कुमार शर्मा पुत्र गोविंदलाल शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताई। पत्रकार वार्ता में पीड़ित राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उसने 5 अक्टूबर 2020 को राजपुरा वार्ड कुमारों के मंदिर के पास निवासी देवमित्र सुमन पुत्र कन्हैयालाल से जमीन की खरीद की थी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी प्रेम भाई पत्नी भगवान लाल, रेखा गर्ग पत्नी लोकेंद्र गर्ग, दीनदयाल पुत्र चतुर्भुज, छगनलाल पुत्र श्यामलाल सुमन, श्रवणलाल पुत्र पृथ्वीराज, ललित गर्ग पुत्र बाबूलाल गर्ग, धनराज पुत्र सत्यनारायण, दौजमल पुत्र भैरूलाल, हरिशंकर पुत्र भंवरलाल मली ने आपसी षड्यंत्र रच करके और फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर पीड़ित की स्वामित्व की खरीदशुदा जमीन को हड़पने की कोशिश की है। पीड़ित शर्मा ने बताया कि आनंद गर्ग व लोकेंद्र गर्ग ने पूर्व खातेधारक देवमित्र के घर जाकर के कहा कि आप तो हमसे और रुपए ले लो और मेरे नाम एग्रीमेंट करवा दो, तथा आनंद गर्ग बार बार पूर्व खाताधारक के पुत्र जयप्रकाश के भी मोबाइल पर बार बार फ़ोन के रुपए और ज़्यादा लेने व स्वयं के नाम एग्रीमेंट लिखने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मुलजिमों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक बेईमानी कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर एग्रीमेंट लिखवाया है, जिसकी पुष्टि पूर्व खाताधारक व उसके पुत्र के मोबाइल पर की गई कॉल रिकॉर्डिंग से भी की जा सकती है। पीड़ित शर्मा ने बताया कि आरोपियों द्वारा पूर्व में व वर्तमान में फर्जी स्टाम्प तैयार करवा करके कोर्ट की अवहेलना की गई और पूर्व में भी सारे मामले ऐसे हैं जो कि फर्जी कागज तैयार करवा करके वर्तमान में न्यायालय में आनंद गर्ग व साथियों के खिलाफ परिवाद दर्ज है। वहीं मेलखेड़ी रोड स्थित खसरा नंबर 400 माल को 2009 में जमीन के मूल मालिक कन्हैयालाल द्वारा परिवार को बेचान किया गया था। जब से इस जमीन पर परिवार का कब्जा है और इस पर खेती करते आ रहे हैं, तो वर्तमान में मेलखेड़ी रोड पर ज़मीनों की कीमतें बढ़ने के चलते अक्टूबर 2020 में इस ज़मीन को कन्हैयालाल के बेटे देवमित्र सुमन और उसके परिवारजनों ने लालच में आकर के कानूनन गलत तरीके से राजेंद्र शर्मा को बेच दी थी। अब राजेंद्र शर्मा और देवमित्र के परिवार द्वारा परिवार व उनके माता पिता आनंद गर्ग की राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए जबरन ज़मीन कब्जा करने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं जबकि कई वर्षों से इस ज़मीन के मालिक भी हैं और कब्जे भी है। राजेंद्र शर्मा और देवमित्र के परिवारजन इस ज़मीन को जबरन हथियाना चाहते हैं और इस सारे प्रकरण को हमारे द्वारा न्यायालय में रजिस्ट्री निस्तारण का दावा प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा जो भी फैसला आएगा वह उनके मान्य होगा। एक व्यक्ति ने आज प्रेस वार्ता की है, उसमें आरोप लगाए कि आनंद जी और उनके परिवार ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। क्या कहना है आपका? ये पूरा मामला खसरा नंबर 400 का है। खसरा नंबर 400 पूरा 24 एकड़ का खसरा है। ये 23 तारीख को 23/6/2021 को तहसीलदार महोदय ने ज़मीन की पैमाइश करी। पैमाइश में भी ये पाया गया है कि ज़मीन का मुख्य भाग पक्के रोड में जा रहा है। जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज रोड है उसमें ज़मीन जा रही है। एक तो ये पूरी ज़मीन खसरा नंबर 400 जो रोड में जा रहा है उसकी रजिस्ट्री इन्होंने सरकारी रोड की रजिस्ट्री शासन प्रशासन के साथ मिलकर इन्होंने रजिस्ट्री करवा ली। दूसरी बात कि इस ज़मीन को जिसका मूल मालिक था कन्हैयालाल, जो श्री जेपी माली के दादाजी थे, उन्होंने बेच दी थी 2009 में। पैसों की आवश्यकता होने के कारण हमारे पास आके बेची थी, हम नहीं कहते, आके बेची थी। और बेचने के पहले भी ये कभी खेती नहीं करते थे। बेचने के 20-25 वर्ष से हम ये खेती खुद कर रहे हैं। आज भी हम खेती कर रहे हैं। जनवरी में जब पटवारी इसको पैमाइश के लिए गया तो सरसों की फसल पाई गई थी, रिपोर्ट लगी हुई है। उसके अलावा आप आसपास किसी से जानकारी ले सकते हैं कि कितने वर्षों से उनकी खेती हो रही है। आज हो रही है 25-30 सालों से हम वहाँ खेती कर रहे हैं। ये सिर्फ एक
राजनीतिक छवि बदनाम करने के लिए, मेरे पिताजी श्री आनंद गर्ग जी की राजनीतिक छवि बदनाम करने के लिए ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है। शासन प्रशासन के साथ मिलकर रचा गया है, क्योंकि सरकारी रोड की रजिस्ट्री करी है इन्होंने। आज आप सोचें कि सरकारी रोड की रजिस्ट्री कैसे होती है। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज रोड है, उसकी रजिस्ट्री हो गई है। दाम ऊंचे होने के कारण दादा की बेची हुई ज़मीन को लेकर पोतों को और बेटों को लालच आ गया, ज़मीन दोबारा बेच दी। ये जो श्री जेपी माली जी हैं, ये पिछले 6 महीने में ज़मीन बेचने के बाद कम से कम 150 बार हमारे पास आए हैं। इन्होंने हज़ारों बार हमसे बोला कि भाई साहब मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को ज़मीन कहीं और बता के मेरे से ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली, और मुझे लगा मेरी ज़मीन वहाँ है, वहाँ की कहीं और की बता के रजिस्ट्री करवा ली। और क्या इसमें 2-3 लोगों की मिलीभगत है, अकेले राजू जी नहीं हैं, और भी लोग हैं। राजू जी ने एक कोई और भी लोग हैं जिनको। तो इसमें जैसे रजिस्ट्री वो अपने नाम बता रहे हैं, कब्जा अपना चला आ रहा है। कब्जा सब आज से नहीं है। कब्जा तो 25 साल से हम ही खेती कर रहे हैं, आज भी हम खेती कर रहे हैं। और कब्जा नहीं है, अपना नाम रजिस्ट्री नहीं है क्या? रजिस्ट्री कैसे होगी साहब? आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जो ज़मीन रोड में जा रही है, हाँ, उसके लिए 2009 में जब ये कन्हैया लाल जी ने ज़मीन बेची, उन्होंने भी प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया रजिस्ट्री हो जाए, नहीं हो पाई। जब रोड की पैमाइश नहीं है, ज़मीन रोड तरमीम नहीं है और ज़मीन रोड में जा रही है, रजिस्ट्री कैसे हो जाएगी? आज भी जब मेडिकल कॉलेज रोड बन रहा है, 80 फुट का रोड बन रहा है, तब भी वहाँ पे तरमीम नहीं है रोड की। इन्होंने रजिस्ट्री कैसे करी? तो ये जो रजिस्ट्री बता रहे हैं वो मतलब गलत तरीके से की गई। मेरा 3रे महीने में SDO कोर्ट में दावा लगाया है मैंने, और कोरोना के कारण हम लेट हो गए। सिविल कोर्ट में हमने 6ठे महीने में दावा लगाया है रजिस्ट्री कैंसिलेशन का। पूरे कागज़ हमारे पास जो इनका कन्हैया लाल जी के द्वारा पेश किया गया, मतलब कन्हैया लाल जी के द्वारा एग्रीमेंट है। कन्हैया लाल जी की पत्नी जो अभी खातेदार थी, उनका अंगूठा है उसमें। आप ये जांच की करें, न्यायालय में मामला है, कोई भी ऊंच नीच निकलेगी। मैं तो अभी आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोल रहा हूँ। उनका कहना है जो अंगूठा है वो फर्जी है। नहीं, वो तो न्यायालय तय करेगा ना, आप और मैं नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। मैं खुद छोटा था, मैंने खुद नहीं देखा उनका अंगूठा लगाते हुए, वो तो न्यायालय तय करेगा। न्यायालय के पास आज का अंगूठा भी है, न्यायालय के पास पुराना अंगूठा भी है जो मेरे पास है, चेक कर ले न्यायालय। ठीक है, आपका नाम? ये राजनीतिक छवि खराब करने के लिए ये राजू जी जो हैं, ये राजू जी क्या है, जिसकी रजिस्ट्री करवाई है उसका इंतकाल खुल चुका है कंप्लीट। और ये भाजपा के भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, एक सत्यनारायण गर्ग, लोकेंद्र गर्ग और भरत गर्ग, ये तीनों आकर वहाँ पर दादागिरी कर रहे हैं, ज़मीनों पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी कोई सुन नहीं रहा है अभी तक। मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि एक बार वो जो सच है वो सामने लाए इसको, है ना? तो कोई भी लड़ाई झगड़े होने की संभावना है वहाँ पे। कितनी बीघा पूर्व जिलाध्यक्ष का क्या नाम है? पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग है, भूतपूर्व जिलाध्यक्ष। अच्छा, कब मैं जिस जमीन पे कब्जा कर लेता हूँ उसमें कोई नहीं छोड़ा सकता। तो क्या और जगह भी कर रखे क्या इन्होंने? और बहुत सी जगह कर रहे हैं सर, वो अटरू रोड पे या शाबाद रोड पे, भूतेश्वर के सामने। हाँ? ये बजरंग दल के भूतपूर्व जिलाध्यक्ष हैं। ये भी राजनीति के आड़ में सब कब्जा करने की दुकान चला रखी है इन्होंने। कागज भी पेश करे इन लोगों ने? कागज पेश करे मैंने। इन्होंने कागज पेश कर रखे हैं कि जमीन नहीं कर रखे, कुछ भी कोई कागज पेश नहीं कर रखे। तो इन्होंने अगर मेरे को बेची है और इनसे इन्होंने पहले खरीद रखी है तो इनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज करवा दे, करवाना चाहिए था। रजिस्ट्री है मेरे, आपके नाम से? मेरा नाम खुद के नाम से। ठीक। 400 नंबर का जो कसा नंबर मैंने राजू भाई सबको जो बेचा है, वो नंबर एक लीगल तरीके से बेचा था। इस पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं था। अभी वर्तमान में मैंने उनको रजिस्ट्री कराई तो अभी आनंद गर्ग उस पर कब्जा कर रहा है। अब उनके जो परिवार है वो सारे उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पर निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है इस पर सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये जो हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, पापा के नाम है, ज़मीन का किसी प्रकार से कभी कोई विवाद नहीं रहा और अभी वर्तमान में वो इस पर कब्जा कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी सच है वो सामने आए। अगर ज़मीन में किसी प्रकार का विवाद है। किसको बेची थी आपने? मैंने राजू भाई सबको बेची थी, राजेंद्र शर्मा जी को। 400 नंबर का कचरा है मेरगढ़ी रोड पे, ओसम स्कूल के पीछे। अभी कौन कब्जा कर रहे हैं? आनंद जी घर कब्जा कर रहे हैं। उनके परिवार वाले सभी, उनके भाई वगैरह सभी वहाँ जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हमें आए दिन धमकी देते हैं। पहचान कर रखी क्या परिवार में? अगर ऐसा कोई कागज़ है तो पेश करें, अगर लीगल कागज़ उनके पास है। ऐसा तो हमारे परिवार में कभी किसी ने पहचान नहीं करी है। प्रशासन को शिकायत करी क्या? हाँ, प्रशासन को भी हमने कर रखी है, रिपोर्ट वगैरह कर रखी है, उस पर भी कोई कार्रवाई, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हो रही है और हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो इस पर।
राजस्थान के बेरोजगार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। बड़ी खबर हम आप सभी को बता रहे हैं कि राजस्थान के बेरोजगारों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में देर रात की एक घटना बताई जा रही है। तो वहीं प्रियंका गांधी से मिलने गए थे बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक, नियमित करने की कर रहे थे मांग। करीब 6 युवा इसमें शोधित। चलिए अभी रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के मंडावरी थाने के अंदर एक ऐसा मामला आया है जिसके अंतर्गत एक 14 साल के बच्चे को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठे गए हैं और ब्लैकमेल करने के बाद में वह पैसे ऐंठा और पैसे ऐंठने के बाद में वह व्यक्ति फरार भी हो चुका है। आखिरकार यह क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। दौसा जिले के मंडावरी थाने के अंदर ब्लैकमेलिंग का एक मामला दर्ज किया गया है। भारी भरकम रकम ऐंठने के चक्कर में 14 साल के अरिहंत सोनी को उसी के पड़ोसी ने दोस्त बना करके जाल में फंसाया है। सौरभ पुत्र गोपाल शर्मा ने अरिहंत पुत्र मदन मोहन सोनी से दोस्ती कर 15 लाख से भी अधिक रुपए ऐंठ कर फरार हो गया। मदन मोहन सोनी ने बताया कि उसका 14 साल का बेटा अरिहंत सोनी जयपुर में पढ़ाई करता था। कोरोना काल में अरिहंत अपने गाँव मंडावरी रह रहा था और इस दरमियान सौरभ ने ब्लैकमेल करना शुरू किया। विदेशी लड़की से शादी करवाने सहित गलत आदतों में लिप्त कर विदेशों में घुमाने का सपना दिखाने लगा। सौरभ ने घर में रुपए रखने वाली अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बना करके अरिहंत को दी और 15 लाख से अधिक रुपए ऐड कर सौरभ फरार हो गया। पुलिस ने धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग के आरोप में धारा 334, 420, 406, 11 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एएसआई भिकाराम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भिकाराम जी, अभी जो ये मामला मंडावरी थाने के अंदर दर्ज किया गया है ब्लैकमेलिंग का, इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? सर, ये मदन मोहन सोनी है, मंडावरी का रहने वाला, उन्होंने दर्ज करवाया है। मदन मोहन सोनी है, उन्होंने दर्ज करवाया कि मेरे लड़के, नाबालिग लड़के, अरिहंत, लड़के का नाम है अरिहंत, तो 10वीं कक्षा में पढ़ता है। बिल्कुल। उसके साथ उसको सपना दिखाया विदेश घुमाने के, विदेशी लड़के से शादी करने के, और उससे चैटिंग करके 10-12 लाख रुपए का मामला बता रहा है कि मेरे लड़के 10-12 लाख रुपए की चैटिंग कर दी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर ये भी सामने आ रहा है कि अभी वो फरार चल रहा है। हाँ जी, वो सौरभ है नहीं मंडावरी में, सौरभ जिसके आरोप लगाए गए हैं वो वर्तमान में फरार यहाँ पर नहीं है। तो अभी तक उसकी जांच जारी है या जो रकम उसने अभी चोरी की है वो बरामद कर ली गई? वो सर अभी कोई बरामदगी नहीं हुई, अभी अनुसंधान जारी है, अभी तो पर पहुंच नहीं सकते क्या है मामला, तब तो इस करने से मालूम चलेगा। जी बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो मामला किया गया है और उसको ब्लैकमेलिंग की गई है, तो वो भी मंडावरी थाने में ही रहने वाला है, जो युवक है रहने वाला, या फिर वो कहीं और का बताया जा रहा है? दोनों मंडावरी के रहने वाले हैं, मुस्तकीस और आरोपी। जी बिल्कुल। तो पुलिस इस हिसाब से कब तक उसकी तलाश जारी रखेगी और कब तक उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल कर पाएगी? वो जल्दी प्रयास कर रहे हैं सर, प्रयास जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगराज गौतम भी जुड़े हुए हैं। तो योगराज, क्या ये पूरा मामला कि आखिरकार एक छोटे बच्चे को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठे जा रहे हैं? ये बल्कि नाबालिग को घुमाने और विदेशों में सैर सपाटे और विदेशी लड़की से शादी का सपना दिखाकर एक दोस्त को ही लूट लेने का मामला सामने आया है। ये मंडावरी थाने का मामला है। मंडावरी ग्राम में 14 वर्ष के एक नाबालिग को पहले तो मोबाइल गेम में सिगरेट पीना सिखाया और उसके लत लगाई। उसके बाद विदेशी लड़की से शादी करने का झांसा देकर उससे 15 लाख रुपए मंगवाए गए। नाबालिग के पिता मदन मोहन सोनी ने मंडावरी थाने में मामला दर्ज करवाकर सौरभ शर्मा सहित अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जी बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन इसके अंतर्गत ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आ रहा है। तो अगर इसमें जो 14 साल का बच्चा है उसको किस प्रकार से ब्लैकमेल किया जा रहा था? ये बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि जो नाबालिग लड़का था उसको पहले तो मोबाइल के ऊपर गेम खेलना सिखाया, उसको सिगरेट पीना सिखाया, उसके बाद में उसको एक लत लगवाई गई और उसके बाद में उससे 15 लाख रुपए चोरी करके मंगवाए गए। जब इस बात का उसके पिता को पता चला तो उस मामले को लेकर
थाने के अंदर इस चीज का पटाक्षेप हुआ और उसके बाद मामला दर्ज करवाया गया मंडावरी थाने के अंदर। तो ये जब थाने के अंदर मामला दर्ज करवाया गया है, तो इसमें ये जो 15 लाख रुपए का मामला सामने आ रहा है, तो इसमें जो बच्चे ने 15 लाख रुपए जो घर वालों से ऐंठे हैं या चोरी किए हैं, वो बच्चे ने किए हैं या बच्चे को जो ब्लैकमेल कर रहा था उस व्यक्ति ने किए? जी, उसी बच्चे ने 15 लाख रुपए की घर से एक चाबी चुरा के और चाबी के जरिए तिजोरी के अंदर से उस पैसे को निकाला गया है और फिर उसको सुपुर्द किया गया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उसको सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन एक 14 साल का बालक इतनी बड़ी चोरी कर सकता है, वो भी अपने ही घर के अंदर। तो आखिरकार आम जनता का क्या होगा और आने वाली जो पीढ़ी आ रही है उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर? पुलकित, मैं इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि मैं इसके अंदर ये भी मानता हूं कि जिस तरीके से बच्चों को आजकल अपने माँ बापों ने मोबाइल दे रखे हैं और अपने उस मोबाइल के ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं, उसी का नतीजा सामने आया है कि बच्चे को मोबाइल तो दिला देते हैं उस जिद के खातिर, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है उसके पेरेंट्स उसके ऊपर ध्यान नहीं रखते। उसी का एक जीता जागता नमूना इस मंडावरी थाने के अंदर उजागर हुआ है और साथ ही एक 15 लाख रुपए की भी जो चपट लगी है और चोरी चुपके से उसने एक चाबी बनवाई है और फिर उस तिजोरी से 15 लाख रुपए लेके गए हैं। तो ये मामला एक अपने आप में एक पेचीदा मामला भी है कि किस तरीके से अपने माँ बाप उस बच्चे के ऊपर अगर खास ध्यान दे लेते मोबाइल पे तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जी बिल्कुल योगराज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं राजधानी जयपुर से एक और खबर सामने आ रही है जिसमें जयपुर में हनी ट्रैप मामला सामने आया है। युवती ने 2 सरकारी कार में भाइयों को फंसाया और अश्लील वीडियो भी शूट किए, साथ ही साथ वायरल की धमकी भी दी और रुपए मांग रही है युवती। मानसरोवर थाने के अंदर केस दर्ज किया गया। चलिए अभी एक रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के मंडावरी थाने के अंदर एक ऐसा मामला आया है जिसके अंतर्गत एक 14 साल के बच्चे को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठे गए हैं और ब्लैकमेल करने के बाद में वह पैसे ऐंठा और पैसे ऐंठने के बाद में वह व्यक्ति फरार भी हो चुका है। आखिरकार यह क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। दौसा जिले के मंडावरी थाने के अंदर ब्लैकमेलिंग का एक मामला दर्ज किया गया है। भारी भरकम रकम ऐंठने के चक्कर में 14 साल का रेहान सोनी को उसी के पड़ोसी ने दोस्त बना करके जाल में फंसाया है। सौरभ पुत्र गोपाल शर्मा ने रेहान पुत्र मदन मोहन सोनी से दोस्ती कर 15 लाख से भी अधिक रुपए ऐड कर फरार हो गया। मदन मोहन सोनी ने बताया कि उसका 14 साल का बेटा रेहान सोनी जयपुर में पढ़ाई करता था। कोरोना काल में अरिहंत अपने गांव मंडावरी रह रहा था और इस दरमियान सौरभ ने ब्लैकमेल करना शुरू किया। विदेशी लड़की से शादी करवाने सहित गलत आदतों में लिप्त कर विदेशों में घुमाने का सपना दिखाने लगा। सौरभ ने घर में रुपए रखने वाली अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बना करके अरिहंत को दी और 15 लाख से अधिक रुपए ऐड कर सौरभ फरार हो गया। पुलिस ने धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग के आरोप में धारा 334, 420, 406, 11 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एएसआई भिकाराम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भिकाराम जी, अभी जो ये मामला मंडावरी थाने के अंदर दर्ज किया गया है ब्लैकमेलिंग का, इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? सर, ये मदन मोहन सोनी है, मंडावरी का रहने वाला, उन्होंने दर्ज करवाया है। मदन मोहन सोनी है, उन्होंने दर्ज करवाया कि मेरे लड़के नाबालिग लड़के अरिहंत, लड़के का नाम है अरिहंत, तो 10वीं के एग्जाम पढ़ता है। बिल्कुल। उसके साथ उसको सपना दिखाया विदेशी लड़के, विदेश घुमाने के, विदेशी लड़के से शादी करने के और उससे चैटिंग करके 10-12 लाख रुपए का मामला बता रहा है कि मेरे लड़के 10-12 लाख रुपए की चैटिंग कर दी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर ये भी सामने आ रहा है कि अभी वो फरार चल रहा है। हाँ जी, वो सौरभ है नहीं मंडावरी में, सौरभ जिसके आरोप लगाए गए हैं वो वर्तमान में फरार यहाँ पर नहीं है। तो अभी तक उसकी जांच जारी है या जो रकम उसने अभी चोरी की है वो बरामद कर ली गई? वो सर अभी कोई बरामदगी नहीं हुई, अभी अनुसंधान जारी है, अभी तो पर पहुंच नहीं सकते। क्या है मामला, तब इस करने से मालूम चलेगा। जी बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो मामला किया गया है और उसको ब्लैकमेलिंग की गई है, तो वो भी मंडावरी थाने में ही रहने वाला है, जो युवक है रहने वाला, या फिर वो कहीं और का बताया जा रहा है?
दोनों मंडारू के रहने वाले हैं, मुस्तकीस और आरोपी। जी बिल्कुल, तो पुलिस इस हिसाब से कब तक उसकी तलाश जारी रखेगी और कब तक उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल कर पाएगी? और जल्दी प्रयास कर रहे हैं सर, प्रयास जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगराज गौतम भी जुड़े हुए हैं। तो योगराज, क्या ये पूरा मामला कि आखिरकार एक छोटे बच्चे को ब्लैकमेल करके उससे पैसे हटे जा रहे हैं? ये पुलकित, नाबालिग को घुमाने और विदेशों में सैर सपाटे और विदेशी लड़की से शादी का सपना दिखाकर एक दोस्त ने दोस्त को ही लूट लेने का मामला सामने आया है। ये मंडावरी थाने का मामला है। मंडावरी ग्राम में 14 वर्ष के एक नाबालिग को पहले तो मोबाइल गेम में सिगरेट पीना सिखाया और उसके लत लगाई। उसके बाद विदेशी लड़की से शादी करने का झांसा देकर उससे 15 लाख रुपए मंगवाए गए। नाबालिग के पिता मदन मोहन सोनी ने मंडावरी थाने में मामला दर्ज करवाकर सौरभ शर्मा सहित अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन इसके अंतर्गत ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आ रहा है। तो अगर इसमें जो 14 साल का बच्चा है उसको किस प्रकार से ब्लैकमेल किया जा रहा था? जी पुलकित, मैंने अभी आपको बताया कि जो नाबालिग लड़का था उसको पहले तो मोबाइल के ऊपर गेम खेलना सिखाया, उसको सिगरेट पीना सिखाया, उसके बाद में उसको एक लत लगवाई गई और उसके बाद में उससे 15 लाख रुपए चोरी करके मंगवाए गए। जब इस बात का उसके पिता को पता चला तो उस मामले को लेकर थाने के अंदर इस चीज का पटाक्षेप हुआ और उसके बाद मामला दर्ज करवाया गया मंडावरी थाने के अंदर। तो ये जब थाने के अंदर मामला दर्ज करवाया गया है तो इसमें जो 15 लाख रुपए का मामला सामने आ रहा है, तो इसमें जो बच्चे ने 15 लाख रुपए जो घर वालों से ऐंठे हैं या चोरी किए हैं, वो बच्चे ने किए हैं या बच्चे को जो ब्लैकमेल कर रहा था उस व्यक्ति ने किए? जी, उसी बच्चे ने 15 लाख रुपए की घर से एक चाबी चुरा के और चाबी के जरिए तिजोरी के अंदर से उस पैसे को निकाला गया है और फिर उसको सुपुर्द किया गया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उसको सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन एक 14 साल का बालक इतनी बड़ी चोरी कर सकता है, वो भी अपने ही घर के अंदर। तो आखिरकार आम जनता का क्या होगा और आने वाली जो पीढ़ी आ रही है उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर? पुलकित, मैं इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि मैं इसके अंदर ये भी मानता हूं कि जिस तरीके से बच्चों को आजकल अपने माँ बापों ने मोबाइल दे रखे हैं और अपने उस मोबाइल के ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं, उसी का नतीजा सामने आया है कि बच्चे को मोबाइल तो दिला देते हैं उस जिद के खातिर, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है उसके पेरेंट्स उसके ऊपर ध्यान नहीं रखते। उसी का एक जीता जागता नमूना इस मंडावरी थाने के अंदर उजागर हुआ है और साथ ही एक 15 लाख रुपए की भी जो चपट लगी है और चोरी चुपके से उसने एक चाबी बनवाई है और फिर उस तिजोरी से 15 लाख रुपए लेके गए हैं। तो ये मामला एक अपने आप में एक पेचीदा मामला भी है कि किस तरीके से अपने माँ बाप उस बच्चे के ऊपर अगर खास ध्यान दे लेते मोबाइल पे तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। जी बिल्कुल योगराज, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लूट के इरादे से ज्वेलर पर तानी बंदूक, यहाँ बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुँचा रहे हैं। घटना से पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैल चुकी है। बीकानेर में जोशीवाड़ा की घटना बताई जा रही, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को दबोचा। पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के दामों के अंदर लगातार वृद्धि का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और यह साफ साफ नजर आता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, उसी के साथ अगर हम रसोई गैस की बात करें तो रसोई गैस की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है और सब्सिडी को हटा दिया गया है। और इस सब्सिडी को हटाने के बाद में राजस्थान के साथ साथ देश का राजस्व भी बढ़ता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है और जनता का राजस्व कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ने से जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार को फायदा हो रहा है, तो वहीं जनता हर दिन महंगाई के बोझ के तले दब रही है। कोरोना काल में पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई टैक्स की दरें अब भी जनता पर मार कर रही हैं।
वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने रसोई गैस पर दी जा रही सब्सिडी को बंद कर दिया, जिसके बाद से लोगों को रसोई गैस सिलेंडर भी महंगे मिल रहे हैं। इस कदम से केंद्र सरकार के हर महीने औसतन 148 करोड़ रुपए बच रहे हैं, जो सब्सिडी के तौर पर जनता को देने होते हैं। केंद्र सरकार की ओर से रसोई गैस पर सब्सिडी अप्रैल 2020 तक दी गई। मई से इसे अघोषित बंद कर दिया गया। अप्रैल तक जो सब्सिडी की राशि उपभोक्ताओं के खाते में आती थी, वह सिलेंडर की कीमत के 20 से 30% राशि के बराबर होती थी। जनवरी 2020 में गैस सब्सिडी की कुल कीमत 20% मिलती थी, फरवरी में 32%, मार्च में 27% और अप्रैल में 2020 में 20% मिली थी। मार्च 2020 में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 792.50 रुपये थे और उस समय उपभोक्ताओं के खातों में 216 रुपये की सब्सिडी आती थी। अब सिलेंडर के दाम 838.50 रुपये हैं और औसत के हिसाब से देखें तो 25% के हिसाब से सब्सिडी लगभग 209 रुपये तक आनी चाहिए। खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा मार्च निकाला गया। और इस मार्च के अंतर्गत आखिरकार कौन कौन शामिल था, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार केंद्र की गलत नीतियों के कारण बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ जैसे सिलेंडर में भारी मूल्य वृद्धि, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ में सुबह 10 बजे पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्रिमंडल सदस्य, विधायकगण भी शामिल थे। सभी विधायक एवं प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी, मेयर, पार्षद एवं पार्षद प्रत्याशी, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, निवर्तमान जिला कार्यकारिणी सदस्य, कांग्रेस के सभी अग्रिम संगठन एवं सभी कांग्रेस जनों को आपत्ति साथियों से सहित पैदल मार्च में शामिल हुए। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर लगातार भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिलता है, अवैध निर्माण देखने को मिलते हैं और अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले देखने को मिलते हैं। लगातार राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर अवैध निर्माण जोरों शोरों पर किए जा रहे हैं और इन पर कार्रवाई करने वाले जेडीए का इन अवैध निर्माणकर्ताओं के अंदर बिल्कुल भी खौफ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन अवैध निर्माण की जब शिकायत की जाती है तो शिकायत करने के बावजूद जब जेडीए उनको नोटिस थमाते हैं तो नोटिस थमाने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। और लगातार भूमाफियाओं के द्वारा और अवैध निर्माणकर्ताओं के द्वारा अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी रहते हैं। और ऐसा ही एक मामला आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं, जहां पर आप सभी को बता दूं कि जोन 14 के अंदर यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर अवैध निर्माणकर्ताओं के द्वारा अवैध ड्यूप्लेक्स की कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड के अंदर बड़े स्तर पर किया जा रहा है बिल्डर के द्वारा अवैध निर्माण। तो वहीं वाटिका रोड जोन 14 खेड़ी पब्लिक स्कूल के पास में शाम वाटिका में बिल्डर के द्वारा अवैध निर्माण को किया जा रहा है। अवैध निर्माण की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार क्या इसमें किसी रसूखदार व्यक्ति का हाथ है या किसी बड़े अधिकारियों की मिलीभगत या फिर जेडीए के अधिकारी किसी दबाव में कार्यवाही नहीं कर पा रहे। पहले भी हमारे संवाददाता ने जब अवैध निर्माणकर्ता से बात की थी तब अवैध निर्माणकर्ता का कहना था कि जोन सीआई से हमारी बात हो चुकी है और इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। जब जेडीए इन पर कार्रवाई को अंजाम नहीं देगा तो आखिरकार कौन देगा। चलिए अब एक रुक कर देते हैं अगली खबर की ओर, जो सामर से आ रही है, जहां पर सामर में बने ऑक्सीजन सेंटर का विधायक ने निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान क्या कुछ सामने आया है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत ने सांभर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान देखने को मिला कि ऑक्सीजन प्लांट में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग हो रहा है।
निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट में जो ईंटें लग रही हैं वह बिल्कुल घटिया किस्म की ईंटें हैं और ईंटों के नाम पर खानापूर्ति करते हुए सिर्फ मिट्टी लगाई जा रही है। निरीक्षण के दौरान विधायक कुमावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकार की घटिया निर्माण सामग्री से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट कितना चलेगा ये समझ से परे है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले में विधायक ने मौके से ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के एईएन को वस्तुस्थिति अवगत कराते हुए तुरंत घटिया निर्माण को रोकने व उच्च गुणवत्ता की ईंटों से निर्माण करवाने की हिदायत दी और मौके पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राज चौधरी, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेश वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा, पूर्व मंडल अध्यक्ष वर्धमान काला, पार्षद गौतम सिंघानिया, बाबूलाल सहित लोग उपस्थित रहे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस ऑक्सीजन के लिए 2 महीने पहले हम लड़ाई लड़ रहे थे, सारी जनता परेशान थी एक सिलेंडर के लिए, उस ऑक्सीजन प्लांट का यहाँ शिलान्यास भी हुआ बड़े धूमधाम से, बड़े बड़े लोग आए। मगर दुर्भाग्य से आज आप सब लोग देखिए कि जिस प्रकार की घटिया निर्माण सामग्री इसमें लग रही है, ये प्रश्न चिन्ह लगाती है इस पर कि भाई ये कैसे चलेगा प्लांट। ये ईंट है जो कोई मुझे लगता नहीं कि कोई लाल ईंट है या सीमेंट की ईंट है, ये हाथ से टूट रही है, आपने सबने देखा है। मैंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं इस पर तुरंत इस पर कार्रवाई करें और पूरे मटेरियल को वापस हटा के दोबारा नए सिरे से अच्छा मटेरियल जनता का लगे ताकि जनता का पैसे का सदुपयोग हो, ना कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। मेरा साफ साफ आरोप है कि इसमें कथित भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं आप सभी को बता दूं कि एलडीसी और शिक्षक भर्ती के साथ साथ कई ऐसी भर्तियां हैं जिनके अंतर्गत सरकार ने भर्तियां तो निकाली लेकिन लोगों ने उसके अंतर्गत ज्वाइनिंग नहीं की। आखिरकार इसके पीछे का क्या कुछ कारण है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। शिक्षक एलडीसी भर्ती ही नहीं, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त सीधी भर्ती में भी चयन के बावजूद कई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते। ऐसे में अनेक पद खाली रह जाते हैं। खाली रहने वाले सर्वाधिक पद अधीनस्थ सेवाओं के होते हैं। वर्ष 2007 से 2016 तक हुई 6 भर्तियों को देखा जाए तो इनमें 809 चयनित ज्वाइन करने नहीं पहुंचे, जो सभी भर्तियों के कुल पदों का करीब 17% है और खाली रहे पदों की संख्या अपने आप में एक भर्ती के बराबर है। सरकार इन खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करके इनको अगली भर्ती में शामिल कर देती है। प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होने के कारण कई अभ्यर्थियों का आरएएस भर्ती में चयन का सपना अधूरा रह जाता है। बड़ा सवाल यह है कि एलडीसी, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों में ज्वाइन नहीं करने के कारण खाली रहे पदों पर प्रतीक्षा सूची जारी की जाती है, तो आरएएस भर्ती में ऐसा क्यों नहीं होता। आरएएस भर्ती 2018 में भी 200 से अधिक पद खाली रहने की संभावना है और ऐसे में सरकार को इन खाली पदों को अगली भर्ती में शामिल करने की बजाय इनको भरने के लिए प्रतीक्षा सूची जारी करनी चाहिए। अब अभ्यर्थी भर्तियों की विसंगति दूर करने के लिए गठित कमेटी के सामने अपनी पीड़ा रखेंगे। वही खबर भीलवाड़ा से सामने आ रही है, जहां पर भीलवाड़ा के पंडेल कला क्षेत्र के अंदर 2 पक्षों में विवाद हुआ और उसको लेकर के एक महिला की मौत हो चुकी है और पुलिस ने इस मामले के अंदर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहा है यह मामला। पंडेर थाना क्षेत्र के शकरपुरा गांव में देर रात्रि हुए 2 पक्षों के झगड़े में दूसरे पक्ष की एक महिला की सुबह मृत्यु हो गई, जिससे महिला की मृत्यु की वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस उपाधीक्षक महावीर शर्मा ने बताया कि कल रात को पंडेर थाना क्षेत्र के शकरपुरा गाँव में बाइक लेकर घटना के बाद सुबह बाइक ले जाने को लेकर के 2 पक्षों में आपस में मारपीट हो गई। घटना के बाद सुबह 3 बजे उपचार के दौरान शकरपुरा निवासी सजना देवी के अस्पताल में ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। घटना के बाद हुई महिला की मौत को लेकर परिजनों सहित कई लोग थाने के बाहर आकर जमा हो गए।